साइड वाली ऑन कर। चलो, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी ऑफ लीफ। जो टिश्यू सिस्टम के बाद आपने देखा एक डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का आप देख रहे हो, मतलब स्ट्रक्चर का, तो उसमें डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम हो गया, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम हो गया। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द लीफ। लेकिन लीफ में क्वेश्चन आपको डाइकॉट और मोनोकॉट से रिलेटेड या आइसो बाइलेटरल वर्ड ध्यान रखना, और डॉर्सी वेंट्रल, इस तरीके से टर्म आएंगे। ओके, तो इनको समझना आप। लीफ की मॉर्फोलॉजी आई थिंक सबको याद होगी। लीफ कैसा स्ट्रक्चर है, लीफ क्या है, ये सब सबको पता है। तो लीव्स को जनरली हम लोगों ने डिवाइड मतलब किया हुआ है, जो स्टडी करना है, दैट इज डॉर्सी वेंट्रल लीव्स एंड आइसो बाइलेटरल लीव्स। डॉर्सी वेंट्रल मतलब उसमें दो साइड एकदम एग्जैक्टली आपको क्लियर दिखेगा, वन इज डॉर्सल, वन इज वेंट्रल। ये नेम कह रहा है, कैसे होगा वो हम बताते हैं। ठीक है, आइसो बाइलेटरल मतलब आइसो मीन्स सेम, ठीक है, आइसो मीन्स सेम, बाई मीन्स टू, लेटरल मीन्स साइड। दोनों साइड सेम सेम हो तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसी लीफ को क्या बोलोगे आप? आइसो बाइलेटरल लीफ। अब आप खुद से देखो, आपने कभी लीफ ऐसे देखी है कि उसके दोनों सरफेस ऐसे एक जैसे दिख रहे हो? देखिए, ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लीफ आप ऐसे देखते हो जिसके दोनों सरफेस अलग अलग तरीके के होते हैं, एक थोड़ा शाइनी होती है, एक थोड़ा रफ सी लगती है आपको, ठीक है। तो जो जिसमें इस तरीके का डिफरेंस आपको क्लियरली दिखता है, दैट इज डॉर्सी वेंट्रल और बाइफेशियल। दोनों फेसेस डिफरेंस है। टू फेसेस होंगे, टू फेसेस यहाँ पे भी है, यहाँ डिफरेंट है, वहां पे सेम। क्लियर? ठीक है, अब इस पे हम बाद में आते हैं। अभी समझो कुछ चीजों को। लीफ की जो मार्फोलॉजी मैंने बताई थी, जैसे अभी तुमने पूछा कि लीफ ब्लेड और लैमिना क्या है, तो समझो फिर से। दिस इज पेटियोल, जिससे जुड़ी हुई है लीफ, ठीक है। फिर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आप लीफ बोलते हो, दैट इज कंप्लीट लीफ ब्लेड या लैमिना। अब नया वर्ड एक लिंब यहाँ पे दिख रहा है, उसको तुम मत भूलो, लैमिना। ओके, इसकी जो मार्जिन है, दैट इज ओनली मार्जिन, दिस इज नॉट ब्लेड। ओके, ये मिड रिब, ये वेन, और ये वेनलेट हो जाता है। क्लियर है? अब हमें सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। देखो, मैंने तुम्हें बताया कोई भी चीज जो नीचे की तरफ हो वो होती है वेंट्रल, जो ऊपर की तरफ है वो डॉर्सल। लेकिन लीफ के केस में उल्टा होता है, और इस उल्टे को तुम इस तरीके से समझो कि लीफ तुम जब रखते हो तो कैसे स्टेबल रहती है। कैसे स्टेबल रहती है मतलब हिलना डुलना उसका कैसे स्टेबल हो सकता है। तो जनरली तुम जब उल्टी लीफ रखोगे तभी वो स्टेबल होगी। कभी पूजा पाठ के टाइम ध्यान देना, आम की पत्ती को पंडित जी हमेशा उल्टा रखते हैं, ठीक है। तो उस केस में अब आप यहाँ से समझो, ठीक है, जो स्टेबल हुआ दैट इज दिस वन। और इस केस में क्या होगा, लीफ ऐसे है अगर, तो वो ऐसे ऐसे हैंगिंग करती रहेगी। बाकी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि जो आपकी शाइनी वाली है ऊपर की तरफ है वो है एडेक्सियल, डी को ले जाओ डॉर्सल, ओके, और बी को ले जाओ बेसल, और उसी को बोल दो वेंट्रल। एडेक्सियल, एबेक्सियल, ये भी टर्म आएगा लीफ के केस में। एडेक्सियल में डी को लेना है आपको, बाकी स्पेलिंग सेम है। एबेक्सियल में बी को लेना है, बी मीन्स बेस, डी मीन्स डॉर्सल, ठीक है। तो डॉर्सल वेंट्रल मतलब एबेक्सियल जो है वो वेंट्रल को शो कर रहा है। अब आप देखोगे इस तरीके से लीफ लगी हुई है तो ये सरफेस नीचे की तरफ जाता है, ये वाला रफ वाला पोर्शन। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? हम्म। तो एडेक्सियल एंड एबेक्सियल, पहले तो यही आपको समझना है, एडेक्सियल, एबेक्सियल। क्लियर? बेसल में क्या है एंड डॉर्सल साइड में या ऊपर की तरफ कौन सा सरफेस है, और दोनों सरफेस अलग अलग दिख रहे हैं तो इसी को बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, और जिसमें नहीं दिखेंगे उसको बोलते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ। अब देखिए दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल से समझ में आ गया सबको, ठीक है। एक तुमने कुछ क्वेश्चन पूछा था एक दिन मैसेज में, अभी लिग्यूल। लिग्यूल मैंने बताया मॉर्फोलॉजी में लिगुलेटेड लीफ, जैसे स्टिप्यूल वैसे ही लिग्यूल,
ठीक है। तो लीफ बेस के पास एक तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा सॉलिड होता है, तो लिगुलेटेड बोलते हैं उसको। ठीक है, दिस इज लिगुलेटेड। ठीक, फ्लावर के साथ ब्रैक्ट, लीफ के साथ स्टिप्यूल लिग्यूल। लिग्यूल होगा तो लीफ को बोलते हैं लिगुलेटेड लीफ। ओके चलो देखना पहले हमें डॉर्सी वेंट्रल। ठीक है, क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। आप देखो अपनी एनसीईआरटी पे आओ पहले, डॉर्सी वेंट्रल के बारे में ये डी से डॉर्सी वेंट्रल, डी से डाइकॉट, कोई इतना टफ चीज नहीं होता है यहाँ पे, आपको क्लियर समझ में आता है, बस एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। द वर्टिकल सेक्शन, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ टीएस, ट्रांसफर सेक्शन नहीं है, नहीं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, इट इज अ वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन करते हैं ऑफ अ डॉर्सो वेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना, shows three main part, namely epidermis, mesophyll and vascular system। सिंपल है एकदम। ठीक है, मीजोफिल को बस समझना है, मीजोफिल, मीजो मतलब मिड में, फाइलस मीन्स लीफ, लीफ के बीच का सारा टिश्यू क्या है, मीजोफिल, और उसी में प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल कहाँ जाएंगे बताओ सोच के, वेस्कुलर बंडल तो मिडरिप के अंदर है, वेन के अंदर है, वेनलेट के, वही तो पाइपलाइन है जो आपको ये दिख रहा है, दैट इज द पाइपलाइन। यहाँ वेस्कुलर बंडल नहीं मिलेगा आपको, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल। क्लियर है, समझ में आना चाहिए ये, यहाँ से बच्चे फंसते हैं, क्वेश्चन गलत होते हैं। क्यूटिकल क्यों चाहिए हमें, ताकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन स्लो डाउन हो, वाटर का इवेपोरेशन बहुत ज्यादा ना हो, वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वाटर की डिमांड ज्यादा होगी, और रूट को वर्क ज्यादा होगा, सॉइल से वाटर की कमी होगी, जिससे आसपास के पेड़ और सारा आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। इसलिए नेचर ने क्या किया, इन पे क्यूटिकल का डिपोजिशन कर दिया है दोनों सरफेस पे। अब यहाँ पे आपको समझना है, देखो फिर से मैं एक चीज बताती हूँ, यहाँ आपको एपिडर्मिस दो जगह पढ़ना है। दिस इज अ वर्टिकल सेक्शन, अगर ऐसे लीफ है तो लीफ को ऐसे कट कर दिया गया, तो उसके ऊपर भी एक एपिडर्मिस है और उसके वेंट्रल साइड पे भी एक एपिडर्मिस होगी। क्लियर है, तो अपर हो गया एंड लोअर एपिडर्मिस हो गया, या एडेक्सियल एपिडर्मिस बोल दो, एबेक्सियल एपिडर्मिस बोल दो। क्लियर है, ठीक है, तो एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड एबेक्सियल एपिडर्मिस, इसके बीच में जो टिश्यू है दैट इज मीजोफिल, इतना ही पढ़ना है, उसमें टाइप्स वगैरह देखना है। तो यहाँ कोई कॉर्टेक्स वगैरह की बात नहीं करोगे, कॉर्टिकल रीजन ही कौन कवर कर रहा है, मीजोफिल। स्पेशलाइज टिश्यू है पैरेनकाइमेटस, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनको मेसोफिल बोलते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर बच्चों, cuticle is present on both the surface but cuticle on upper surface is more thick। आपको पता है लीफ ऐसे है, अगर फेस कर रही है, जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है ये हमेशा राइट एंगल पे होती है, मतलब अगर ब्रांच ऐसी है तो ऐसे निकले आपको दिखेगी लीफ, आप ऑब्जर्व कर। क्लियर, मोनोकॉट लीफ ऐसे होती है, घास वगैरह देखो ऐसे लीफ जा रही है। तो जब ऐसे है तो जो सरफेस ऊपर की तरफ होगी वो ज्यादा सनरेज को फेस करेगी, ज्यादा सनरेज फेस करेगा तो ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उस साइड पे। तो क्यूटिकल थिक आपको किधर चाहिए, ज्यादा प्रिवेंट किधर से करना, अपर सरफेस पे। तो क्वेश्चन ये है, स्टोमेटा अपर सरफेस ऑफ क्यूटिकल इज मोर थिक। रीजन अगर इसका समझ में आ गया तो ये भी कोई रटने की बात नहीं। इन डॉर्सी वेंट्रल, फिर लीफ में आती है कहानी की स्टोमेटा कैसे है, पढ़ा हमने, जो हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात करें उसके लिए हमने एक यूनिट देखी है, स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या आएंगी, फटाफट बताओ, कौन कौन सी सेल है, एपरेटस वर्ड यूज किया। वॉइस में से बता, तुम शांत रहो जब। स्टोमेटल एपरेटस किस टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। ओके, एपरेटस में क्या क्या पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलके एपरेटस बनाएंगे, ओपन पोर, ठीक है, स्टोमा, स्टोमा प्लस गार्ड सेल स्टोमेटा होता है, एंड अगर सब्सिडरी सेल प्रेजेंट है तो एसेसरी सेल होगी जो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करेगी।
क्लियर। तो हमें पता है कि स्टोमेटा ही वो ऑर्गन का पार्ट है, वो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे रेट ऑफ एवोपरेशन या गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको पढ़ना है, पूरी फिजियोलॉजी पढ़नी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन रेट सब पढ़ना है। तो हमें लीफ की मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी को स्टडी करते वक्त स्टोमा को भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। स्टोमा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइन है, इन डॉर्सीवेंट्रल लिप्स स्टोमाटा आर मोर ऑन लोअर सरफेस और एंड स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस आर एब्सेंट और लेस। ध्यान रखना इसको, या तो एब्सेंट रहेगा या तो नंबर में कम होगा। ठीक है। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सीवेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शोज थ्री मेन पार्ट्स। एनसीईआरटी मार्किंग करो, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ अपर सरफेस, एडेक्सियल, ठीक है, एडेक्सियल मतलब अपर सरफेस, डी को सिर्फ पकड़ना है बेटा, बार बार बता रहे, एंड लोअर सरफेस एबेक्सियल, बी मीन्स बेसल, ओके, ऑफ द लीफ हैज अ कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, कंटिन्यू एकदम क्लियर क्यूटिकल आपको दिखेगी। द एबेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा, दिस लाइन इज क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन है वैसे तो। लोअर सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे देन द एडेक्सियल, ओके। अब जब आपसे नंबर को लेस और मोर करके पूछेगा तो भी आपको ये ध्यान रखना, अगर एब्सेंट ऑप्शन दिया देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। किसी किसी लिप में एब्सेंट भी होती है, और अभी तो एक्सपेरिमेंट वगैरह प्रैक्टिकल करने को नहीं मिल रहा है कोरोना वगैरह की वजह से, और टाइम पास भी हो जाता है, स्कूल में बहाने मिल जाते हैं। अदरवाइज दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, इसको कराया जाता है, 10th में भी कराया जाता है, 11th 12th में भी कराया जाता है। ठीक है। जस्ट आप कोई भी लीफ ले जाओ, उसको तोड़ो, उसकी स्टेनिंग करो, स्लाइड बनाओ और उस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा काउंट करना होता है, फिर टीचर आपको गाइड करती है कि आपने अपर सरफेस लाया या लोअर सरफेस लाया। ठीक है। देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस, द लेटर में लैक स्टोमेटा, बेटा ये भी ध्यान रखना। ठीक है। The tissue between the upper and lower epidermis is called the mesophyll. इस टर्म को ब्रेक करना है आपको, मेसोफिल, मेसो मीन्स मिडल में, मेसो मीन्स मिडल बीच में, एंड फिल मीन्स फाइलस से ले जाओ फिल, फाइलस मीन्स होता है लीफ, लीफ के बीच का टिश्यू, मतलब लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीच का जो टिश्यू है दैट इज मेसोफिल। क्लियर है। मेसोफिल विच possess chloroplast, ठीक है, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगी, ये सेल चैप्टर से आप पढ़ रहे हो। अब ये किस चीज की बनी होती है, मॉडिफाइड पैरेन्काइमा है जिसके पास क्लोरोफिल है, ये भी पढ़े हुए हैं अपन। ठीक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है दैट इज द पैलिशेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जिसको हम पहले इमेज में समझाते तुम्हें, फिर यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना। आप देखो अब यहाँ पे सब कुछ भूल जाओ, सारी चीजें, सिर्फ देखो कि दो तरीके की मेसोफिल दिख रही है, कुछ इसमें टफ नहीं होता है, नाम ही इंडिकेट कर रहा है, पैलिसेड है, इलोंगेटेड, टाइटली पैक्ड, कॉम्पैक्ट है, दिख रही है। इंट्रासेलुलर स्पेशल आपको कम दिखेगा, यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल के बीच में स्पेस आपको नहीं दिखेगा। स्पॉन्जी, नेम इंडिकेट कर रहा है समथिंग लाइक स्पॉन्ज, स्पॉन्ज समझ में आता है ना, लूज होगा, तो बस वही चीज है। एयर कैविटी पूछता है कि कहाँ पे प्रेजेंट है मेसोफिल में, तो देखो डायरेक्ट स्पॉन्जी मेसोफिल में होगा, क्योंकि पहले सेट तो कॉम्पैक्ट है। तो spongy parenchyma, you can say it is work as a parenchyma and chlorenchyma both. क्लोरोफिल भी है उसके पास और उसके पास एयर कैविटी भी है, इसलिए उसको एक टर्म दिया जाता है स्पॉन्जी मेसोफिल। समझ में आई ये बात। पैरेन्काइमा है, क्लोरोफिल है, लूजली अरेंज्ड है, बीच में एयर कैविटी है, ये सब मैंने तुम्हें पैरेन्काइमेटस टिश्यू में पढ़ाया है, वहां से कुछ कैरेक्टर को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो एयर कैविटी है, इसका मतलब मेसोफिल अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ लेयर ग्रुप, वन इज पैलिसेड जो कि आपको अपर एपिडर्मिस की तरफ दिखेगी, एंड अनदर वन इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल
जो कि आपको लोअर एपिडर्मिस की तरफ दिखेगी। यही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, भगवान जाने क्या इसमें टफ है। दिस इज एडेक्सियल, दिस इज एबेक्सियल। अब जिस टर्म के साथ है, एग्जाम्पल के साथ है, स्ट्रक्चर के साथ है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा आप देख रहे हो इमेज में स्ट्रोमा लिखा हुआ है, लोअर सरफेस पे लिखा हुआ है, फटाफट उसको क्लियर करो कि लोअर सरफेस एबेक्सियल एपिडर्मिस पे स्टोमेटा मोर इन नंबर, और ऊपर दिया ही नहीं है तो ऊपर के लिए आप यहाँ पे पेंसिल से लिख लो एदर प्रेजेंट स्टोमा, एदर प्रेजेंट, तो लेस इन नंबर होंगे और एब्सेंट। यही इंफॉर्मेशन आपके थ्योरी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में भी इमेज होगा ये, दिख रहा है? अभी समझ में आया? मीजोफिल, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। उसी मीजोफिल को हटा देगा, पैलिसेड पैरेंकाइमा कहाँ होती है पूछेगा तो उसको हवा नहीं बना देना है। पैरेंकाइमा इज अ प्रिकर्सर ऑफ ऑल द सेल्स, तो जो भी लिविंग सेल है यू कैन से देम द पैरेंकाइमा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो मेसोफिल इज अ मॉडिफाइड पैरेंकाइमा व्हिच possess the chloroplast which perform the photosynthesis, ठीक है, एंड इट इज अ बल्क टिश्यू ऑफ लीफ प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। The tissue between the upper and lower mesophil differentiated into palisade parenchyma। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना palisade parenchyma, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करो। मेसोफिल बोलो, मेसोफिल इज अ पैरेंकाइमा, तो पैलिसेड मेसोफिल बोलोगे, पैलिसेड पैरेंकाइमा बोलोगे, एक ही बात। लिखा भी है पैलिसेड मेसोफिल और पैलिसेड टिश्यू, इस तरीके से आप भी पेंसिल से लिख लो अपने, क्योंकि ये टर्म पूछे गए और वहां पे बच्चे ऐसे हो जाते हैं ये कहाँ पे होगा। एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, स्पॉन्जी मेसोफिल और स्पॉन्जी टिश्यू। पैलिसेड टिश्यू इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द अपर एडेक्सियल सरफेस, ठीक है। चलो अभी इसको वेंट्रल पे फोकस मत करो। अपर एडेक्सियल डॉर्सल सरफेस, it is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other। नहीं ये सही दिया। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, लीफ कैसे स्टेबल होती है, तो लीफ आप ऊपर की साइड ऐसे उल्टा रखते हो तो स्टेबल होती है ना। तो बी को यहाँ पे जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे या कहीं पे और आपको लीवर वगैरह का आप सरफेस देखोगे तो वहां एडेक्सियल और एबेक्सियल इट टेक्स एज अ डोर्सल एंड वेंट्रल। बट लीफ के केस में आप लीफ स्टेबल कैसे हो रही है यही उल्टा मैं वहां पे बता रही थी, फिर वो मिस हो गया, ठीक है। तो ऐसे लीफ स्टेबल रुकती है। तो अपर सरफेस पे अब कौन सा है, बेस वाला पोर्शन। अपर सरफेस पे कौन सा है, बेस वाला आया ना, क्लियर है ना। तो स्टेबल लीफ कैसे हुई, उल्टी लीफ। तो अब अपर क्या है, एबेक्सियल, इसलिए एबेक्सियल यहाँ पे होता है डॉर्सल। ये लीफ का एक्सेप्शन केस है। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? इसको हमने याद करने का ऐसे ही बताया था बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है।
देखो तुम ये समझ रहे हो यदि इसके दो सरफेस, अब इस लीफ को इसका देखो मिडरिप कैसा है ना, आपको ऐसे दिखेगा नीचे की ओर धंसा हो पानी पीने। देखो ये अभी स्टेबल नहीं है, ये बहुत हिलेगी, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो स्टेबल है। समझ में आया? तो अब इसका ऊपर सरफेस कौन सा है? एबेक्सियल। इसलिए लीफ के केस में ये आपको ध्यान रखना है, एबेक्सियल इज डॉर्सल। और यही मैं देखने के लिए इमेज भी निकाल रही थी, फिर मुझे गलत इमेज मिल गया था। देखो जो आपने लिखा है एबेक्सियल एडेक्सियल, दैट इज करेक्ट। एबेक्सियल मतलब बेसल होता है एंड एडेक्सियल मतलब अपर होता है, या एपेक्स बोल लो, अपर बोल लो या डॉर्सल बोल लो, दैट इज करेक्ट। लेकिन लीफ के केस में हम हमेशा यही देखते हैं वेंट्रल और डॉर्सल को समझने के लिए कि विच वन इज लोअर साइड। जो लोअर साइड होता है वो वेंट्रल हो जाता है। आप अगर पेट के बल लेटोगे तो आपका पूरा पोर्शन ये वेंट्रल आएगा। अभी हर ऑर्गन सिस्टम को पढ़ते वक्त आपको लिखना पड़ेगा, वेंट्रल है, डॉर्सल है, लेटरल है। क्लियर? लेकिन लीफ के केस में आप ऐसे याद रखना है, और यही मैंने पिछले साल भी करवाया था, ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक है, ये है बेसल लेकिन स्टेबल इस तरीके से रहता है, तो स्टेबल करते वक्त हम इसको अपर सरफेस गए, मतलब इसको हमने लेटा दिया। तो जैसे आप पेट के बल लेटते हो वैसे ही स्लीव को हमने एक स्टेबल लेटाया एक पोजीशन पे, तो जो अब ऊपर की तरफ है दैट इज डॉर्सल। तो एबेक्सियल मतलब क्या हो गया यहाँ पे? डॉर्सल। इज इट क्लियर? लिखो इसको, नहीं तो गलती करोगे। तो एबेक्सियल मीन्स हो गया डॉर्सल एंड एडेक्सियल मीन्स हो गया वेंट्रल। दिस इज करेक्ट। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से मैं बोल रही हूँ कि कुछ लीफ होती है, हालांकि ये है डाइकॉट, लेकिन कभी आपको कैसे दिखेगा कि ऐसे सरफेस क्लियर नहीं रहेगा। आप घास की लीफ देखना, घास, ठीक है, उसमें भी कुछ में क्लियर रहेगा, कुछ में दोनों एक जैसे रहेंगे, तो दैट इज आइसोबाइलेटरल। ओके, उनको आइसोबाइलेटरल बोलते। चलो वापस आ जाओ। तो ये लिख लो तुम लोग, पहले से टिश्यू जो होगा वो अपर साइड पे, मतलब एडेक्सियल साइड पे, और डी को यहाँ वी से रखना है आपको, वेंट्रल सरफेस। इट इज मेड अप ऑफ elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other. elongated है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, एक दूसरे के अगल बगल पैरेलल अरेंज्ड है। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? and have more chloroplast and a large vacuole. अब more chloroplast हमें क्यों चाहिए? more photosynthesis के लिए। large vacuole क्यों चाहिए? जब खाना ज्यादा होगा तो स्टोरेज ज्यादा होगा। क्लियर? तो स्टोरेज के लिए हमें large vacuole भी चाहिए। The spongy tissue is situated towards lower epidermis, abaxial epidermis, dorsal epidermis,
ठीक है। द सेल्स आर ओवल राउंडेड एंड बिटवीन द सेल लार्ज एयर स्पेसेस या इंटरसेलुलर स्पेसेस जिसमें एयर भरी होती है। ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, क्लियर है। तो आप स्टार मार्क करके लिख लोगे ये बात। एडेक्सियल का मतलब डॉर्सल होता है, बट लीफ के केस में दैट इज द वेंट्रल सरफेस, एंड एबेक्सियल का मतलब बेसल होता है, बट इन लीफ केस इट इज अ डॉर्सल सरफेस। नाउ नेक्स्ट है आइसोबाइलेटरल लीफ। डी याद रखना है आपको, डॉर्सी वेंट्रल डाइकॉट। तो बचा आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट, मोस्टली मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल लीफ होती है। बैम्बू की लीफ देखो आप, ठीक है, घास देखो तो आपको ऐसा दिखेगा कि दोनों सरफेस एक ही जैसा दिख रहा है। द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल इज इक्वल ऑन बोथ सरफेस। देखो जिससे इसमें क्यूटिकल की थिकनेस ही ज्यादा है इसीलिए शाइनी दिखती है। क्यूटिकल इज अ वैक्सी मटेरियल, वैक्स इज अ शाइनिंग मटेरियल, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज शाइनी। और इधर कम है इसलिए ये शाइनी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है क्यूटिकल इज इक्वल ऑन बोथ सरफेस, मतलब एबेक्सियल और एडेक्सियल। यूजुअली स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेसेस आर इक्वल इन नंबर। स्टोमेटा भी इक्वल हो गए क्योंकि ये, अब जस्ट सपोज ये आपकी मोनोकॉट लीफ है, तो ये स्टेम ब्रांच से ऐसे होगी, ऐसे होगी, तो इसको सन कैसे फेस करेगी, सनरेज इसके दोनों सरफेस पे आ सकता है। और डाइकॉट ऐसे होती है 90 डिग्री पे, राइट एंगल। तो ये अपर जो आपका वेंट्रल सरफेस है उस पर ज्यादा फेस कर, ठीक है, जो ओपन है, जो आपको शाइनी दिख रहा है। तो ऐसे होने की वजह से इसका क्यूटिकल भी इक्वल है, ऐसे होने की वजह से ही इसका स्टोमेटा का नंबर भी इक्वल है, क्योंकि इसको इक्वली सनरेज को फेस करना होगा। जब सूरज इधर है तो इधर फेस करेगा, इधर है तो इधर फेस करेगी। क्लियर। तो दोनों ही चीज आप समझ के एकदम हाईलाइट कर लो। are equal in number. Mesophyll is not differentiated into palisade and spongy tissue in isobilateral leaf. तो मेसोफिल की डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको डाइकॉट याद रखना है। डाइकॉट में डिफरेंशिएटेड है, मोनोकॉट में इक्वल है, सब कुछ इक्वल है मोनोकॉट में। मेसोफिल सेल्स हैव ओनली अ फ्यू इंटरसेलुलर स्पेसेस। दिस इज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, आपको कुछ डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है, पैलिसेड और स्पॉन्जी जैसा ओवल शेप की मेसोफिल दिख रही है, सर्कुलर रेडियल ओवल शेप की दिख रही है, और उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आइसोबाइलेटरल से पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजी। टू डिस्टिंक्ट पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर प्रेजेंट above and below the large vascular bundle। ठीक है, वेस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है। स्क्लेरेनकाइमा आते ही समझ लो कि क्या करेगी, ये प्रोटेक्शन करने वाले। क्लियर। and extend up to the upper and lower epidermis layer. These are called bundle sheath extension. अगर वो सिर्फ ऐसे रहती तो उसको बोलते बंडल शीथ। वो कह रहा है एक्सटेंड कर रहा है और लार्ज और अरे अपर और लोअर एपिडर्मिस तक है, तो दिस बिकम बंडल शीथ एक्सटेंशन। क्लियर है, फिर से पढ़ो। Vascular bundle large or small, it is dependent on the size of midrib, वेन, वेनलेट। जितना पाइपलाइन बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग वेस्कुलर बंडल का साइज वेरी करेगा। क्लियर है। तो बंडल शीथ एक्सटेंशन इज रिलेटेड टू विच मोनोकॉट,
आइसोबाइलेटरल लीफ, ये क्वेश्चन है। क्लियर, समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो इसमें नहीं दिखेगा बेटा, अभी दिखाते हैं हम इमेज में, इसके अंदर। ठीक है, ये जो मिड रिब है इसका सेक्शन देखना पड़ेगा, अभी हम इमेज में बात करें। देखो जैसे दिस वन इज बंडल शीथ एक्सटेंशन, upper and lower side of large vascular bundle or extended to lower epidermis and upper epidermis, जिधर से निकलेगा उधर तक एक्सटेंड कर गया, तो इट इज अ बंडल शीथ एक्सटेंशन। ये वर्ड जरूर याद रखना है। बंडल शीथ कैसे होता है, ऐसे कवर कर लेता है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ है तो बंडल शीथ हो जाएगा। फ्रेंच एनाटॉमी बोलते हैं उसको, बात करेंगे बाद में। क्लियर इतना? देन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉर्सी वेंट्रल के रिस्पेक्ट से, टू डिस्टिंक्ट पैचेस ऑफ पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा आर प्रेजेंट above and below the large vascular bundle and extend up to the upper and lower epidermal layer. These are called again bundle sheath extension, लेकिन ये पैरेन्काइमेटस होते हैं, ये स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं। ठीक है, तो बंडल शीथ एक्सटेंशन मोर इवॉल्व होते हैं आपके मोनोकॉट में, एंड मोनोकॉट प्लांट भी मोर इवॉल्व होता है। क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन बंडल शीथ एक्सटेंशन, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। वैसे तो आपको इससे ही समझ में आ रहा है कि स्क्लेरेन्काइमा में तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी उनका काम फोटोसिंथेसिस नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन है बेटा, ये मेनली स्क्लेरेन्काइमा, ये सब क्वेश्चन। ओके, देखो लास्ट स्लाइड में तुम्हें मैंने चीज बताया क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द बंडल शीथ एक्सटेंशन। और बंडल शीथ एक्सटेंशन पैरेन्काइमेटस होता है, मतलब प्रिमिटिव होगा, तो प्रिमिटिव अपना डाइकॉट है डॉर्सी वेंट्रल लीफ में, प्रिमिटिव टाइप का। इट इज अ स्पेशल मॉडिफाइड पैरेन्काइमेटस है जो एक एक्सटेंशन की तरह वर्क कर रही है, वहां से निकले हुए, मतलब लोकेशन इनका ऐसा रहता है कि वेस्कुलर बंडल के ऊपर की तरफ की स्पेसिफिक सेल हो गई, वो मीजोफिल नहीं है। ठीक है, तो मीजोफिल को रिप्लेस कर दिया, मीजोफिल को रिप्लेस कर दिया, मीजोफिल की जगह, जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे मीजोफिल होती अगर ये सेल नहीं होती, तो मीजोफिल को रिप्लेस कर दिया, ये एक स्ट्रेंथ की तरह यहाँ पे प्रेजेंट रहे। तो दिस इज नोन एज बंडल, बंडल की शीद है, लेकिन पूरी शीद नहीं है, इसलिए इनको एक्सटेंशन बोले। अभी हम यहाँ तो नहीं बात करेंगे, सीको प्लांट आएगा फिजियोलॉजी में, तब वहां पे बात करेंगे फ्रेंच एनाटॉमी, उसमें इसी बंडल शीट को हम चारों तरफ बताएंगे। क्लियर है? तो दिस इज अ बंडल शीट एक्सटेंशन। याद ये रखना है कि ये आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, स्क्लेरेन्काइमा होती है आइसोबाइलेटरल में मोनोकोट में, एंड पैरेन्काइमेटस होती है डाइकोट। कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है एंड क्लोज्ड है। पता है हमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, तो जहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती वहां पे वेस्कुलर बंडल कैसा आएगा, क्लोज। और रेडियल वेस्कुलर बंडल सिर्फ और सिर्फ रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम एक पैचेस में है, कोलेट्रल है मतलब जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ। ये आपको ध्यान में रखना है। कॉन्जॉइंट है एक पैच में, एंड क्लोज है बिकॉज लीफ डजंट शो द सेकेंडरी ग्रोथ। किसी की भी लीफ मोनोकोटो डाइकोटो सेकेंडरी ग्रोथ को शो नहीं करती। ओके, प्रोटोजाइलम is situated toward the adaxial upper surface and protofloem towards the abaxial lower surface। तो आपको ये भी थोड़ा सा आ जाएगा, आपको पीवाईक्यू में आ जाएगा। इन द वेस्कुलर बंडल लीव्स आर डिवाइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। दिस इज अगेन क्वेश्चन आ चुका है ना, पानी तो अंदर आ चुका है, जाइलम के थ्रू लीफ में जा रहा है, वाटर थोड़ी बना रही है लीफ। ठीक है, तो वो सब के लिए तो एक प्रॉपर लोकेशन मिल गई, मिड रिब, वेन, वेनलेट, जितनी भी ब्रांचेस हो रही है, जो आपने वेनेशन पढ़ा है। समझ में आ रहा है? तो जब वेनेशन अपने आप में एक सप्लाई चल रही है, तो उसके अलावा तो फिर पेरिसाइकल एंडोडर्मिस या जैकेट इस तरीके की किसी की जरूरत ही नहीं है। वेस्कुलर बंडल सब यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे जा रहे हैं वेस्कुलर बंडल। क्लियर है? फिर इसकी ब्रांच हुई तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल आएगी, और बीच में जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है दैट इज मेसोफिल। ठीक है,
Vascular bundles are surrounded by a bundle sheath. It is made up of thick-walled parenchyma. This is cranial anatomy. इसको अपन पूरा ही बाद में पढ़ेंगे. एडवांटेज है, मोर एडवांस प्लांट है. ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं किया. ये क्वेश्चन है, अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर. किसके लिए? पैलिसेड मेसोफिल के लिए. The oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade and extend towards the lower epidermis. There are numerous large spaces, air cavity, include vascular vein which can be seen in the veins and midrib. This is question बेटा, जो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, वेन और मिडरिब में होंगे वेस्कुलर बंडल. द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन. पहले भी हो चुकी है इसके बारे में बात. द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट आपको पता है, नेटवर्क लाइक जिसमें बना था पूरा. तो ऑब्वियसली वहां वेन है, कई सारी वेनलेट है, सेकेंडरी हो सकती है, टर्सरी हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन कि कितने डिवीजन हुए हैं उसमें और कितना रेटिकुलेट है. जैसे मैंने आपको पीपल की पत्ती दिखाई थी ना सूखी हुई, तो वो पूरा कैसा है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, रेटिकुलेट वेनेशन. तो ऑब्वियसली वो जो छोटे छोटे नेटवर्क के थ्रेड थे, तो उसमें छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल होंगे. तो वेस्कुलर बंडल का साइज डिपेंड करता है कि वेन की साइज कितनी है. The veins vary in thickness and the reticulate venation of the dicot leaves, and vascular bundles are surrounded by a layer of bundle sheath cells. यहाँ पे दे दिया लेयर सराउंडेड, मतलब ये किसकी बात किया है? आपका फ्रेंच एनाटॉमी का. अब टास्क दिया है, लुक एट द फिगर एंड फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल. अब मैंने तो आपको बता ही दिया क्या पोजीशन है, आप देख लो एक बार. देखो सारी इमेज की लेबलिंग देख लो. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इमेज बेस्ड. इनको तो आपको ऐसे आंख बंद करके सॉल्व करना है. फोटो कॉपी निकाल के रखो और इनकी लेबलिंग ध्यान दे. तो यहाँ देखो इस वाली इमेज में आपको बंडल शीट दिखा रहा है पूरा सराउंडेड. ठीक है, बंडल शीट. इट इज नॉट नेसेसरी कि सब में प्रेजेंट हो. C3 प्लांट में नहीं होता है, C4 प्लांट में बंडल शीट होता है. जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम कहाँ दिख रहा है आपको? टुवर्ड्स द बंडल शीट. एंड फ्लोएम आपको टुवर्ड्स द सेंटर दिखेगा. या आप इसको इसके रेस्पेक्ट में लोगे ना, ये ऐसे है, ऐसे वेन जा रही, वेन ऐसे जा रही. तो अब इसमें एक जाइलम ऊपर की तरफ, फ्लोएम नीचे की तरफ, वही आपके थ्योरी में लिखा हुआ है. टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस, टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस. दिस इज लाइक अ पोजीशन. ठीक है, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम ऐसे चले जा रहे. तो जाइलम अपना वाटर सप्लाई कर रहा होगा, जाइलम से अटैच्ड होगा, एंड फ्लोएम की पाइपलाइन फ्लोएम को ले जा रही होगी, मतलब फूड को ले जा रही होगी. क्लियर है? तो ये भी जो आपको पोजीशन फाइंड आउट करने को कह रहा है वो आप यहाँ पे मार्क कर लेना. एडेक्सियल. अच्छा, एडेक्सियल के लिए अपर वर्ड इज मोर एक्यूरेट. ठीक है, अपर. एंड एबेक्सियल के लिए लोअर. तभी मैं बार बार तुम्हें यूज भी कर रहे हैं, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. स्टोमा इज अ पोर. यहाँ होगी गार्ड सेल, समझो अब इसको. दिस इज स्टोमा. एंड इसकी वो कैविटी जहाँ पे गैसेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा. यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन अगर याद हो, डिफ्यूजन याद हो, तो देयर इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ज्यादा से कम की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो ऑफ गैसेस होगा. गैसेस एक्सचेंज भी कर रही है. तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड होगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस कैविटी में कम होगा और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ज्यादा होगी, फिर ये ट्रेवल करेगी. CO2 की डिमांड होगी तो CO2 इधर कम, इधर ज्यादा. ठीक है, गैसेस डिफ्यूजन इज कंप्लीटली पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो नीड ऑफ एनर्जी. गैसेस डिफ्यूज होती है इंडिपेंडेंटली. तो स्टोमेटल कैविटी भी ध्यान रखना, स्टोमा के बाद में होगा. दिस इज नॉट अपर्चर, दिस इज अ कैविटी. जो एयर कैविटी की बात कर रहे हैं उसी में से ऐसी कैविटी जो स्टोमेटा के कांटेक्ट में, वो क्या हो जाएगी? सब स्टोमेटल कैविटी. स्पॉन्जी मेसोफिल, एयर कैविटी, पैलिसेड मेसोफिल.
दूसरे में देखो आइसोबायोलेटरल में कोई स्पॉन्जी और पैलिसेड का डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है, कंप्लीटली आप मेसोफिल बोल रहे हो। मेसोफिल में ही एक्सटेंशन है, यहाँ बंडल शीट की लेयर की बात नहीं हो रही, वहां बंडल शीट लेयर दिख गई थी, यहाँ एक्सटेंशन है मतलब पैचेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो आइसोबायोलेटरल में दिस इज स्क्लेरेंकाइमेटस, पैचेस प्रेजेंट होंगे एडेक्सियल और एबैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ एक्सटेंड किए हुए, दैट्स व्हाई दे आर एक्सटेंशन। फिर जाइलम एंड फ्लोएम, ब्लू वाला आपका फ्लोएम है और रेड कलर से जो दिख रहा है जाइलम है, बीच में आपको जो कैविटी दिख रही है दैट इज साइजोलाइसोजेनिक कैविटी हो जाएगी, वो डिजेनरेट होने से वहां पे बनी हुई है। क्लियर है? Anatomy of isobilateral leaf is similar to that of dorsiventral leaf. In many ways, it shows the following characteristic difference. क्या है, सब जो सेम सेम था वही डिफरेंसेस है यहाँ पे। आइसोबाइलेटरल लीफ, द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस, वहां पे एक सरफेस पे है ऑफ द एपिडर्मिस, एंड मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। मार्क करो, कर लिया, हो गया। इन ग्रासेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं तुम्हें एपिडर्मल टिश्यू के टाइम। Certain adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large, empty, colorless cells. This is the characteristics of bulliform cells. ठीक है, पहले भी बात हुई है, वाटर को स्टोरेज करेंगे, छुई मुई के प्लांट की बात हुई थी, टच मी नॉट। ठीक है, called bulliform cells when the bulliform cells in the leaves have absorbed water and they are टर्जिड। जब उसमें वाटर होगा, वोलिफॉर्म सेल भरा होगा तो वो टर्जिड हो जाएगा। इट इज लाइक कि आप बलून में एयर भर रहे हो तो बलून का एक लिमिट होता है ना, उसके बाद तो वो फूट जाएगा, तो वो कैसा है, टर्जिड हो गया, अब उससे ज्यादा हवा उसको नहीं चाहिए। तो अगर बुलिफॉर्म सेल ने पूरा वाटर को एब्जॉर्ब कर रखा है तो वो कैसे होगी, अपनी मैक्स साइज को उसने अटेन कर रखा होगा, दिस इज टर्जिड। The leaf surface is exposed when they are फ्लैसिड। फ्लैसिड मीन्स कम, टर्जिडिटी से कम हो, मतलब उसमें आपने बलून में से थोड़ी सी एयर निकाल दी तो यू कैन चेंज द शेप ऑफ बलून, आप उसको पुश कर सकते हो। ठीक है, फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, वाटर की कमी से वो कैसा है, फ्लैसिड है। दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड, और उससे क्या होगा, लीफ अंदर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, मुरझाने लगती है, जो कहते हो आपकी पानी की कमी हो रही है, तो बुलिफॉर्म सेल में वो एकदम एग्जैक्टली क्लियर दिखेगी। लीव्स कर्ल्स इनवर्ट टू मिनिमाइज वाटर लॉस। ठीक है, सरफेस को कम कर दिया उन्होंने, सरफेस अगर पूरा खुला रहेगा तो वाटर लॉस चलता रहेगा, वाटर की ऑलरेडी स्ट्रेस कंडीशन आ चुकी है, वाटर स्ट्रेस है, तो उसको सरफेस को मोड़ दिया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, जो लाइट को फेस कर रहा है, जो विंड को फेस कर रहा है, वो इनवर्टली कवर्ड हो गया, थोड़ा सा फोल्ड हो गया। ठीक है, तो उससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस मिनिमाइज हो जाता है। दिस इज अगेन क्वेश्चन, मार्क कर लो। पैरेलल वेनेशन है मोनोकॉट में, तो आपको पता है कि पैरेलल वेनेशन के केस में आपको इस तरीके का बहुत जाल नहीं दिखेगा वेन और वेनलेट्स का, तो उस केस में वेस्कुलर बंडल की भी साइज एक मिड रिप और मिड रिप के पैरेलल जो वेन्स चल रही, बस उतना ही वैरी करेगी, बहुत ज्यादा छोटे बड़े वेस्कुलर बंडल नहीं होंगे। दिस इज अगेन क्वेश्चन, लीव इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइजेस ऑफ वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन मेन वेन्स। मेन वेन्स मिड रिब, मैंने बोला ना, जो मिड रिब है उसकी तो साइज अलग ही जाएगी। अब इसका भी वेनेशन कैसा है, देखो पैरेलल है, इसके आगे पीछे जितनी पैरेलल वेनेशन दिख रही है, मिड रिब को छोड़ दिया जाए तो बाकी उसके दाएं और बाएं एक ही साइज का वेस्कुलर बंडल होता है। ठीक है, दाएं बाएं मतलब इस मिड रिब के लेफ्ट एंड राइट। चलो, ये तो हो गया तुम्हारा लीव भी कंप्लीट। जरा 5 मिनट ब्रेक लो और इसको रिवाइज करो, देख लो एक बार, फिर अपन आते हैं सेकेंडरी ग्रुप। एनसीईआरटी से फटाफट रिवाइज करो, जो लीव का वर्टिकल सेक्शन,
देखो इमेज में दिखा हुआ टीएस, टीएस कह सकते हो बट इट इज नॉट अ टीएस। थोड़ा सा डॉर्सी वेंट्रल ऐसे लेना पड़ता है, डायगोनल कट करना। देखो हर्षिता, ओके। तो गर्थ में बढ़ाना है, लेटरल मेरिस्टेम को एक्टिव होना पड़ेगा। लेटरल मेरिस्टेम ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी प्राइमरी हो सकती है, मे बी सेकेंडरी हो सकती है। कॉर्ड कैम्बियम होगा तो टोटली सेकेंडरी, वेस्कुलर कैम्बियम होगा तो पार्शियल प्राइमरी, पार्शियल सेकेंडरी, ये सब चीजें आती रहेंगी और हम ऑलरेडी पढ़ाएंगे। ठीक है। इट अकर्स इन द मेन स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस, नॉट इन रूट, नॉट इन रूट में होती है, नॉट इन हर्बेसियस रूट हटा दो, नॉट इन लीफ लिख लो। लीव, फ्लावर, फ्रूट, ये सब स्ट्रक्चर सेकेंडरी ग्रोथ को शो नहीं कर। ठीक है। तो ये आपकी बैकग्राउंड की कहानी है। पहले जो आप देख रहे थे मेरिस्टेम की पोजीशन के अकॉर्डिंग एपिकल मेरिस्टेम देखोगे तो वो कुछ डिफरेंशिएट तो है नहीं, तो वहां पे यू कांट डिफरेंशिएट कि वो लेयर्स क्या दिख रहे हैं क्या नहीं है। फिर आपने देखा थोड़ा सा यंग है, डेवलप हो रहा है, थोड़े इसके वेस्कुलर बंडल, तो डर्मल टिश्यू आ गया, प्रोटोडर्म मतलब मेरिस्टेम उसका, एंड देन ग्राउंड मेरिस्टेम, देन प्रोकैम्बियम की बात की अपन ने। ये और डिफ्रेंशिएट हुआ, मतलब ये तो मेरिस्टेम से मेरिस्टेम बना एंड देन मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू बने, तो आपका क्या आ गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एंड रिमेनिंग आर द
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्लियर है? ये सब रिकॉल कर लो एकदम फटाफट, उसके बाद समझो। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, फेसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो इंट्रा हो गया अंदर, वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम है, उसको क्या बोलोगे आप? इंट्रा। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में है कैम्बियम, उसको क्या बोलोगे आप? इंटर। दिस इज इंटर, दिस इज इंट्रा। ये इंट्रा है, ये इंटर है। इंट्रा और इंटर दोनों के मिलने से बनेगी कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बियम। ये भी पहले भी बात हुई है। वेस्कुलर कैम्बियम को रिकॉल करो तो प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन वेस्कुलर बंडल ऑफ स्टेम ऑफ डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, पार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ये ऑलरेडी प्रोकैम्बियम से डेवलप थी, इसलिए ये प्राइमरी मेरिस्टेम से ओरिजिन हुआ है और ये प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है। लैटरल इन पोजिशन, पोजिशन इसका लैटरली होगा। कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, फ्यूजिफॉर्म और रेल इनिशियल। अगर ये आपको याद रहे तो इनके शेप के अकॉर्डिंग इनको फ्यूजिफॉर्म बोल रहे हैं। एंड ऑप्टिकल रेज, सॉरी स्फेरिकल रेज बना रहे हैं, तो उससे स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? रेज लाइन। फिजिक्स में आ जाती थी। ठीक है, तो रे इनिशियल बन रहा है। कैम्बियम सेल के फीचर से दिया हुआ है, ब्रिक शेप्ड है। बात मत करो, वन और फ्यू लेयर्ड की हो सकती है कैम्बियम। हैव मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। व्हेन प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल दे आर ओपन टाइप, व्हेन एब्सेंट दे आर क्लोज टाइप, जैसे कि लीफ और मोनोकॉट स्टेम रूट। मोनोकॉट में दोनों आ जाएगा। Fascicular cambium is a type of lateral meristem which is found in the stellar region. अब देखो ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, तुम्हारा अगर आउट हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो दैट इज योर प्रॉब्लम। मैं बहुत छोटे से, इसलिए एकदम एनाटॉमी में इतना बेसिक से पढ़ाती हूँ कि तुम्हें एकदम क्लियर रहे। एक तो ये बोरिंग चैप्टर, दूसरा टर्म बहुत आएंगे, तो ये सब मैंने प्राइमरी के साथ ही साथ पढ़ा रहे थे तुम्हें। वही चीज अब लिखा है, स्टीलर रीजन। तो वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ है? अंदर है, एंडोडर्मिस के अंदर। तो इंट्रास्टीलर या स्टीलर रीजन। एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ही बात हो चुका है। In the process of formation, process of secondary growth, the first step is the formation of cambium ring. This is important statement. सबसे पहले तो उसको ये इंटर इंट्रा इंटर इंट्रा इसको जोड़ के एक कंप्लीट रिंग बनानी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। तो ये हम समरी बोल रहे हैं, इसलिए फास्ट बोल रहे हैं। अब चलो उसको स्टेप वाइज देख लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है? द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। ठीक है, इन लेंथ, ये वहां पे भी लिखा था, वही चीजें हैं। द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम, अब मार्क कर लो, मार्क कर लो, एनसीईआरटी मार्क कर लो, हम ये सब बोल चुके हैं। रूट्स एंड स्टेम इन द लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। जो लेंथ में चल रहा था, हाइट में चल रहा था, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ, मोस्ट डाइकॉट प्लांट एग्जिबिट एन इंक्रीज इन गर्थ। यहाँ पे आप पेंसिल जिम्नोस्पर्म भी ऐड कर लो। दिस इंक्रीज इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। गर्थ में हो, विड्थ में हो, डायमीटर की बात हो, दैट इज सेकेंडरी। The tissues involved in secondary growth are the two types, two lateral meristems, vascular and core. थ्योरी मैंने आपको बताई हुई है। एपिडर्मल टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है, तो एक टिश्यू सिस्टम हट गया पूरी तरीके से। अब आपको जीटीएस में सेकेंडरी ग्रोथ करानी है और बीटीएस में सेकेंडरी ग्रोथ करानी है। और जीटीएस में सेकेंडरी ग्रोथ बीटीएस की वजह से हो रही है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले बीटीएस में सेकेंडरी ग्रोथ होगी। इट इज लाइक कि बीटीएस में अगर सेकेंडरी ग्रोथ हुई है तो उसने इन्फ्लुएंस किया है कि जीटीएस भी सेकेंडरी ग्रोथ करे, क्योंकि उसके अमाउंट ऑफ टिश्यू बढ़ने की वजह से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम रप्चर हुआ बाहर की तरफ। अब उसको अल्टरनेट करने के लिए, उस प्रोटेक्शन को, उस फंक्शन को ओवरकम करने के लिए जीटीएस में डिवीजन करना पड़ेगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ नहीं होती है? एपिडर्मल टिश्यू में नहीं होगी। क्लियर है ये बात?
और पहले वेस्कुलर बंडल, अरे तुम लोग ऐसे क्यों देखते हो, मुझे समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा है क्या? वेस्कुलर बंडल ये है पेड़, इस पेड़ के अंदर मैंने बोला कि कुछ भर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रेशर जनरेट होगा ना। ठीक है, प्रेशर जनरेट हो रहा है तो वो वॉल पे पेरी पेरी प्रेशर लगाएगा, फिर मैंने कहा और बढ़ा, फिर प्रेशर जनरेट, फिर और बढ़ा। तो आपको कार्डबोर्ड के अगर बॉक्स में इस तरीके से कर रहे हो तो वो फटेगा ना एक लिमिट के बाद। उसी तरीके से सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो वो रप्चर किसकी वजह से हुई? वेस्कुलर बंडल के ऐड होने की वजह से। तो पहले वीटीएस देन कॉर कैम्बियम। क्लियर है? पता नहीं कितना हो रहा है क्लियर, वो तो एनाटॉमी का मैं जब एग्जाम लूंगी ना तो पता चलेगा। वेस्कुलर कैम्बियम द मेरिस्टेमेटिक लेयर, पहले तो कैम्बियम वर्ड आते ही समझ जाना है कि वो मेरिस्टेमेटिक है बेटा। ठीक है, गुड। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ। अब बेटा ये कटिंग ऑफ को काटना नहीं समझना है, ये कटिंग ऑफ कैसा है, ऐड करना। कटिंग ऑफ मतलब और नए टिश्यू ऐड कर दो, दैट इज द कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। Xylem and phloem is called vascular cambium. क्या कह रहा है कि वेस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक एक ऐसी लेयर है जो एड ऑन करेगा जाइलम और फ्लोएम को, और वर्ड यूज किया है कटिंग ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी प्रेजेंट जाइलम और फ्लोएम को कट करने वाला है। दिस इज द स्ट्रक्चर जो वहां पे उस प्रेजेंट चीज को कट करेगा। कट कर रहा है मतलब ऐड कर रहा है, और ऑलरेडी जो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट थे वो जो पहले के प्रेजेंट होंगे वो जाइलम चला जाएगा टुवर्ड्स द पिथ, और जो पहले का फ्लोएम होगा वो जाएगा टुवर्ड्स द पेरीफेरी। समझ में आ रही बात? In the young stem, it is present in patches as a single layer between the xylem and phloem. ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। वेस्कुलर कैम्बियम तो ऑलरेडी यंग स्टेम में पढ़ा था ना, जो ओपन टाइप का था वहां तो है, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा था, तो वही लिखा हुआ है। इन द यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पैचेस, पैचेस मतलब वेस्कुलर बंडल के अंदर। ठीक है, एज अ सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, लेटर इट फॉर्म्स द कंप्लीट रिंग। तो आपको मैकेनिक्स पूछता है यहाँ पे, और यहाँ पे बढ़िया बढ़िया असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कंप्लीट रिंग के फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। In dicot stem, the cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is intrafascicular cambium। एक ही चीज बताने की। अब बताओ ये पढ़ा हुआ है कि नहीं? दूसरा कहाँ पे बनेगा? मेडलरी रेस में बनाना है। पेथरेज जो बीच से जा रही है उसमें हमें ग्रो कराना है। कैसा? उसमें हमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रिटेन करानी है, मतलब पैरेन्काइमा को मेरिस्टेम बनाना है। तो वो मेरिस्टेम सेकेंडरी ओरिजिन का हो गया। परमानेंट सेल अगेन रिटेन देयर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड बिकम द मेरिस्टेमेटिक सेल। कैपेसिटी ऑफ डिवीजन सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेम के पास है। ठीक है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। जो मेडलरी रेस की सेल है वो ऑन द कॉल ऑफ, मतलब उनको बोला जाएगा कि आप अपना नेचर चेंज करो, आप पैरेन्काइमा हो, आप अच्छे हो जैसे हो, लेकिन आपका काम अब दूसरा है कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और बीइंग अ परमानेंट सेल यू कांट डिवाइड, दैट्स व्हाई यू हैव टू चेंज योर नेचर एंड कन्वर्ट इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल एंड देन कंटिन्यू द डिवीजन। डिवीजन और कैपेसिटी को वापस लो, मेरिस्टेमेटिक बन जाओ, और अब यहाँ पे डिवाइड करो और कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बियम रिंग को बनाओ। क्या रिसर्च करने लगे तुम जी? द सेल्स ऑफ मेडलरी रेस पिथरेस एडजॉइनिंग, सामने रिंग बनाना है ना, उसके दाएं बाएं जाओगे तो कैसे रिंग बनेगी? सामने की सेल को कैपेसिटी ऑफ डिवीजन दिया गया वापस, एडजॉइनिंग दिस इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म द इंटरवेसिकुलर कैम्बियम। Thus a continuous ring is formed। पहला हेडिंग खत्म हो गया कैम्बियम रिंग के फॉर्मेशन का। तो कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी के पहले क्या करना है अपने को? कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करना है। देखो अब यहाँ पे इस इमेज को समझने की कोशिश करो, जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आ जाएगी। ये स्टेजेस हैं, एक ही स्टेम की जिंदगी की कहानी है। ठीक है, एक ही पोर्शन में। कभी वो प्रोमेरिस्टेम होता था,
वो डिफाइन नहीं कर रहा था कि वो कैसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाने वाला है। फिर उसने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाए, उसमें से उसने प्रोटोडर्म बनाया, प्रोकैम्बियम बनाया एंड ग्राउंड मेरिस्टेम बनाया। ठीक है, फिर वो डिवाइड हुए तो उन्होंने डर्मल टिश्यू बनाया, ग्राउंड टिश्यू मतलब ये मेरिस्टेम हो गया एंड प्रोवेस्कुलर टिश्यू हो गया। एंड देन वो डेवलप हुए तो प्राइमरी फ्लोएम बना, प्राइमरी जाइलम बना और इन दोनों के बीच में आया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो लेंथ बढ़ने तक शांति से बैठा था, उसको कोई काम नहीं था। क्लियर है? एंड आगे कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस। साइज बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई रिंग विंग बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेंथ बढ़ा के अब उसका प्लांट का मन कर रहा है कि भाई हमारा साइज बहुत ज्यादा हो गया, मैं गिर जाऊंगा, मुझे थोड़ी सी विड्थ बढ़ाओ। ठीक है, तो विड्थ बढ़ेगी। अब ये ऐसा नहीं होता है कि प्लांट बढ़ गया लंबा तब होगा, ठीक है, वो साथ साथ होने लगता है एक टाइम के बाद। तो सेकेंडरी ग्रोथ होने लगी। सेकेंडरी ग्रोथ का पहला रिक्वायरमेंट क्या है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। फर्स्ट नीड क्या है, पहले तो सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाए। तो इंट्राफेसिकुलर तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमें यहीं पे मिल गया था। इसके जस्ट सामने रिंग बनानी है आपको, यहाँ पे करके क्या होगा, ऐसे थोड़ी जाएंगे। ठीक है, जस्ट सामने एडजॉइंट एडजेसेंट टू द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम द मेडुलरी रेस बिकम मेरिस्टेमेटिक। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, ये यहाँ पे हो गई, तो ये क्या हो गए, ये हो गए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये क्या हो गया, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल, नंबर ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड अल्टरनेटिव नंबर ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और सब मिलके क्या बना दिया, आपकी वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। इज इट क्लियर? अब रिंग बनाई गई है बाय डिवीजन के लिए, तो उसमें क्या करना है, जाइलम ऐड करना है अंदर की तरफ, फ्लोएम ऐड करना है बाहर की तरफ। तो प्राइमरी जाइलम और अंदर चला जाएगा। इट इज लाइक अ सेकेंडरी सेल वॉल। याद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर प्राइमरी सेल वॉल बनी है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होगी, और सेकेंडरी बनेगी तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होगी। जो बना रहे वो पास में आ जाएगा ना, टर्सरी बनेगी तो वो पास में हो जाएगी। सेम वे में प्राइमरी जाइलम पहले से बना हुआ है तो वो टुवर्ड्स द पिथ जाएगा, दबेगा, क्रश होगा, टूटेगा, सब कुछ होगा। जब बाहर एपिडर्मिस टूट सकती है तो अंदर जाइलम भी तो टूट सकता है, अंदर पिथ भी तो टूटेगा। समझो, इसलिए मैच्योर प्लांट को जब आप कट करते हैं तो अंदर से सिर्फ और सिर्फ लकड़ी निकलती है। एंड मैंने कई बार बताया व्हाट इज जाइलम, तो वो मिला क्या आपको, वो पिथ मिला क्या, पिथरेज मिली क्या, वो तो पूरी की पूरी वुड है। देखा है ना आपने, कटी हुई लकड़ियां देखी है ना बेटा, स्टेम कट हो गया तो उसमें आपको थोड़ी कॉर्टेक्स वगैरह मिल रहा है, वो तो सूख गई, तो वो लकड़ी है। और सूखती बाद में बाहर की लेयर जो है वो सूख जाएगी, काट के रखते हैं लोग, फिर बेचते हैं। लेकिन अंदर तो वो जो हार्ड कोर बन जाता है दैट इज ऑलरेडी वुड, तो ये सब क्रश हो जाएगा। जो आपने मेडुलरी रेस पढ़ा, जो आपने पिथ पढ़ा, सबके रिमेनेंट बचेंगे। क्यों? क्योंकि वो सेल वॉल वाले थे। दिस इज नॉट लिविंग स्ट्रक्चर, जाइलम इज डेड स्ट्रक्चर एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो ऑलरेडी डेड है उसको क्या मारोगे, तो वो दबते जाएंगे, टूटते जाएंगे, लेकिन वहां प्रेजेंट रहेंगे। तो प्राइमरी जाइलम आपको दिख रहा है टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, और ये हो गया सेकेंडरी जाइलम। बीच में आएगी कैम्बियम रिंग, उसके पास में कौन सा फ्लोएम होगा, फटाफट बताओ, बताओ भाई, मजा नहीं आ रहा है। कैम्बियम रिंग के पास में कौन सा फ्लोएम होगा, सेकेंडरी या प्राइमरी? सेकेंडरी होगा, क्योंकि कैम्बियम रिंग ऐड कर रही है सेकेंडरी को, तो प्राइमरी वाला दूर जाएगा। जैसे जाइलम इधर दूर गया वैसे फ्लोएम इधर जाएगा, कॉर्टिकल रीजन की तरफ, तो टुवर्ड्स द पेरिफेरी प्राइमरी फ्लोएम। देखो कहाँ लिखा है, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये व्हाइट वाला रिप्रेजेंट किया हुआ है। इज इट क्लियर? समझ में आई ये बात? चलो वापस देखते हैं कहानी क्या कह रही है। तो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, जो रिंग बनी है उसको हमें एक्टिव भी तो कराना है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू परमानेंट टिश्यू, एंड दैट परमानेंट टिश्यू इज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, नथिंग एल्स। क्लियर है? कैम्बियम रिंग यही रहेगी हर साल, ये ध्यान देना, ये बच्चों से कंफ्यूजन होता है। कैम्बियम रिंग फिर दूसरी कैम्बियम रिंग नहीं बनेगी, कैम्बियम रिंग इसी तरीके से एक्टिव करेगी। 2020 की एक्टिविटी हो गई तो जाइलम फ्लोएम 2020 के आ गए, 2021 की एक्टिविटी है तो जाइलम फ्लोएम वो 2021 का बना दी।
2022 की एक्टिविटी है तो जाइलम फ्लोएम 2022 वाले बन रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग ये साइज ऐसे बढ़ती जाएगी, कैम्बियम रिंग वहीं पे रहेगी। क्लियर है? Activity of cambium ring. The cambium ring becomes active and begins to cut off new cells, both towards the inner and outer side. अपने अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। इनर साइड क्या है? सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, टूवर्ड्स द पिथ मतलब इनर, मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम। अभी तो पहले फिर से वही कहानी चलेगी ना, वो प्रोटोजाइलम बनेगा, प्रोटो मतलब प्रो कैम्बियम बनेगा, फिर वहां से आपका सेकेंडरी जाइलम बनेगा। ग्रोथ तो वैसे ही होगा, तो लिखा है मैच्योर इनटू, जब वो डिफरेंशिएट करेगा परमानेंट सेल और सब डेड होगा, जाइलम स्क्लेरन काइमा आएगी, ठीक है, फाइबर रहेगा और पैरेंट काइमा बनेगी लिविंग, तब जाके कहीं वेसल बनेगी, तब जाके कहीं सेकेंडरी जाइलम होगा। तो इसलिए वर्ड यूज किया मैच्योर इनटू। जो मैंने बोला ना कि ऐसे ऐड हो गया, तो ऐड थोड़ी हो जाएगा, उसको भी तो अपना डेवलपमेंट वाला फेज तो करना ही पड़ेगा, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। एंड द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स द पेरीफेरी और कॉर्टेक्स मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर। अब ये समझो, तो जब मैंने बोला कि आप जब स्टेम को कट करके बेच रहे हो मार्केट में और मैक्सिमम पोर्शन उसका वुड मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जाइलम ज्यादा एक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम कहें कि हम एक हाथ से हम बीच में कैम्बियम रिंग है, इस हाथ से हम कुछ और बॉल हटा रहे हैं, इस हाथ से हम कुछ और बॉल हटा रहे हैं, एंड आई एम ऑन राइट 100%, तो ऑब्वियसली मैं कितना भी कोशिश करूंगी ये हाथ मेरा ज्यादा तेज चलेगा। क्लियर? और ये हाथ से जो नंबर ऑफ बॉल्स में रिमूव कर रही होंगी वो इसके कंपैरिजन में कम रहेगा। तो कैम्बियम की एक्टिविटी जाइलम के फॉर्म करने की 20 to 25 टाइम्स मोर है फ्लोएम के फॉर्म करने की। मतलब जब तक वो एक फ्लोएम की लेयर बनाएगी, एक फ्लोएम के टिश्यू बन रहे हैं, तब तक इधर 25 जाइलम के टिश्यू ऐड हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपको वुड मिलता है, जब आप लकड़ी काटते हो तो आपको वुड मिलता है। फ्लोएम बहुत पेरीफेरी पे है, फूड को पहुंचाना बहुत पेरीफेरी पे, इसलिए मैंने आपको इमेज दिखाया था सिक्वोया ट्री का, याद है? उसके बीच से आपने रोड निकाल लिया, इनफैक्ट ओपन भी होगा, बस शाम को बता रही थी। चलो यहीं पे ऐड करते, इतनी चीजें आप समझना, फिर अपन बात करेंगे। तो आपको याद हो तो मैंने सिक्वोया का आपको भी इमेज दिखाया है, एंड दिस इज द क्वेश्चन ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में कि इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ है तो उन तक पानी वगैरह कैसे पहुंच रहा होगा, ये क्वेश्चन है। उसी में मैं वुड वाला पोर्शन अगर अपन कट करके यहाँ पे रोड बना दिया तो वो प्लांट डेड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने ऑलरेडी डेड पोर्शन कट किया है, और वो डेड पोर्शन कट किया है जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर भी नहीं कर रहे हैं। अभी आप पढ़ोगे आगे टाइप्स ऑफ वुड है, सैपवुड एंड हार्डवुड। ठीक है, तो ये डेड तो पहले ही था, प्राइमरी में ही डेड था, सेकेंडरी ऐड हुआ, मॉडिफाई हुआ तो अगेन डेड होगा। लेकिन डेड में भी नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अफेक्टेड। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उस पेड़ को। ठीक है, साइज के लिए आई बात समझ में। तो आप वुड के फॉर्मेशन डेवलपमेंट ये कल लास्ट लेक्चर रहेगा, और आई थिंक कल पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ तक की चीजों को आप रिवाइज कर लेना, कोई क्वेरी हो तो पूछना। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर ट्राई किया करो आज के लेक्चर को कल के 10 मिनट एक तो घर पे पढ़ो, दूसरा मेरे आने के पहले एक बार क्विक रिवाइज करो, क्योंकि अब अगली जो मैकेनिज्म है ये स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हार्ड वुड, सैप वुड, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन, जहां से मैंने बताया ना एजर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि ये बन कैसे रहे, तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले जिस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है उसी तरीके से टिश्यू को समझो, टिश्यू के कंपोजिशन को समझो, टिश्यू के लोकेशन को समझो, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू समझो, एंड देन हम जो एड ऑन होगा उसको आप ऐड कर लोगे तो सेकेंडरी ग्रोथ एकदम एक बार में पैक हो जाएगी। फिर इस चैप्टर को कहीं ओपन नहीं करना है, कोई मतलब ही नहीं हमें इस चैप्टर से, हमें बस एनाटॉमी से टिश्यू लेना है और जाइलम और फ्लोएम की मैकेनिक्स पढ़नी है, उधर बेसोफिल को लेना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। क्लियर है? तो इसको बहुत अच्छे से कल पैकअप करेंगे। चलो भाई।